सुप्रभात प्रिय प्रतियोगी छात्रों। आज दिनांक 17 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की परीक्षा हुई है और इस परीक्षा में हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और अपना मूल्यांकन भी करते हैं कि कितने जो है प्रश्न हमारे इसमें सही हैं हिंदी से। इसमें हम हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न इसका लेते हैं। पहला प्रश्न है, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ है। तो उचित अर्थ इसमें होनहार होने वाला काम होकर रहेगा। होनहार के लक्षण प्रारंभ में ही प्रकट होने लगते हैं। होनहार ने होनी का टाला नहीं जा सकता और वीर ही सफल होते हैं। तो इसका उत्तर नंबर 2 सही होगा। होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। अब दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युक्त शब्द हैं। विलोम युग्म जो शब्द हैं उनको आपको निकालना है। तो उदय का अस्त और अरुचि का रुचि, अथ का इति होता है। अथ का विलोम इति होता है। आविर्भाव का तिरोभाव और अनुरक्त का विरक्त। तो ये सी वाला आपका सही नहीं है विकल्प। सी विकल्प आपका सही नहीं है। तो इस प्रकार इन विकल्पों में से आपको देखना होगा कि किसमें सी वाला विकल्प नहीं है। तो देख रहे हैं कि ए विकल्प जो है इसमें सी नहीं है और सी हमारा ये गलत है। इसलिए देखिए हमारा विकल्प ए, बी, डी और ई सही होगा। ऑप्शन ए सही है। अब आगे देखिए, ये निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य को तो क्या सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी अप्राप्ति ही पराधीनता कहलाती है। पराधीनता में प्राणी की प्रवृत्तियां कुंठित होकर रह जाती हैं। कई बार तो पराधीनता का भाव व्यक्ति को सोचने समझने तक की शक्तियों का अपहरण कर लेता है। इसी कारण सब प्रकार से स्वर्ग सुख मिलने पर भी कोई प्राणी पराधीन बनकर रहना नहीं चाहता। सोने के पिंजरे में बंद तोता भी कभी सुखी नहीं रहता। इसी भाव से अनुप्रेरित होकर वह अपने पंख और सिर बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराता है ताकि उसे तोड़कर खुले आकाश में उड़ जाए या सघन डालियों पर बैठकर उन्मुक्त मधुर स्वरों में गीत गाए। जब एक अज्ञानी पक्षी में स्वाधीनता की इतनी तड़प दिखाई देती है तो फिर बुद्धिमान सजीव और सशक्त मनुष्य का तो कहना ही क्या। पराधीन व्यक्ति का अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। अब ये प्रश्न है आपका इस गद्यांश से कि निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वाधीनता ही मनुष्य का जन्मसिद्ध
अधिकार है जो हमारे गद्यांश के अनुसार है। अब यहाँ देखिए, सोने के पिंजड़े की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? तो अपने परिवार के पास जाने के लिए, ये गलत है। स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, पराधीनता से मुक्त होने के लिए। सोने के पिंजरे से कैद रहने की खुशी में, ये नहीं है। अपने दुख को प्रकट करने के लिए, ये भी नहीं है। उत्तर नंबर 2 सही है आपका। आगे देखिए, पराधीनता का भाव पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? तो पराधीनता का भाव व्यक्ति की सोचने समझने की शक्तियों का अपहरण कर लेता है, जो हमारे गद्यांश में लिखा हुआ है उसके अनुसार। प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह बहुत प्रसन्न रहता है, ये भी गलत। बहुत खुशी होता है तभी नहीं। स्वाधीन रहता है, ये भी गलत। तीसरा आपका ये सही है, पराधीन होता है तब जो है व्यक्ति की प्रवृत्तियां जो है कुंठित हो जाती हैं। पराधीन व्यक्ति की विशेषता है, वह स्वावलंबी होता है, वह पराधीन में खुश रहता है, वह आलसी होता है, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। ये आपके गद्य में दिया हुआ है, गद्यांश में, कि उसका कोई भी अपना पराधीन व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार उत्तर नंबर 4 सही है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित उचित मिलान के लिए, निम्नलिखित का उचित मिलान करना है। जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखता है जो। परोक्ष मतलब आँखों के सामने न हो जो। और अशक्त, अशक्त क्या होगा? जिसमें शक्ति न हो। और निशाचर, निशाचर जो रात में घूमने वाला। तो इस प्रकार हमारा उत्तर इसका सही जो होगा, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। तो उत्तर नंबर ए का 3 ये दूसरा सही है, ये दूसरा सही है। और बी का हमारा 4 सही है, देख लीजिए इसमें भी 4 दिया हुआ। सी का 2 सही है और डी का पहला सही है। तो इस प्रकार उत्तर नंबर 2 सही। आइए इसको भी देखते हैं इसी के साथ। वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान कीजिए। अब देखिए, सर्वनामों का मिलान करना है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें इसमें दे दिया निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। 2 और होते हैं, एक अनिश्चयवाचक होता है प्रश्न सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, और दूसरा होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक। तो इस प्रकार कुल मिला के हमारे 6 सर्वनाम होते हैं। अब आइए इसको मिलाते हैं। बाहर कौन आया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसी से आप समझ सकते हैं कि पहले का 4 होगा। तो पहले का 4, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला और दूसरा। अब देखिए दूसरे का देखते हैं। वह अपने आप चला गया। अपने आप मतलब अपने आप में निज कहा जा रहा है, ये निजवाचक है। अपने आप को निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ अपने आप आता है
वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, मतलब बी का पहला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर तो आपको पहले ही मिल गया, ऑप्शन ए सही है। आइए मिला लेते हैं। यह ले, यह ले जाओ, यह ले जाओ एक निश्चित ढंग से कोई बात कही जा रही है, तो सी का जो है आपका दूसरा उत्तर होगा निश्चयवाचक। और मैं कल जाऊंगा, तो मैं कल जाऊंगा, मैं शब्द लगा है इसलिए पुरुषवाचक है, मैं में पुरुषवाचक होता है इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार उत्तर नंबर आपका ए सही है। अब आगे देखिए। आगे है जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य का सरल रूपांतरण करिए। सरल वाक्य में रूपांतरण करना है, तो सरल वाक्य में रूपांतरण होगा आपका इसमें मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है, ये नहीं होगा। जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बना, ये भी गलत। जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी है, ये भी गलत। लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, ये देखिए बहुत छोटे में और सरल वाक्य है, तो इसलिए उत्तर नंबर 4 आपका सही होगा। अब इधर देख लीजिए। नाना जी, नाना जी फल खरीद कर घर आए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है? जो ये खरीद कर जो आया हुआ है नीचे रेखांकित है, इसी को बताना है कि क्रिया का कौन सा रूप है। देखिए अब यहाँ पर मुख्य क्रिया का मतलब, ये मुख्य क्रिया का मतलब मूल क्रिया होती है। मूल क्रिया में चल आता है, लिख आता है, पठ आता है, तो इसको मूल क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें एक काम खत्म करके दूसरा काम किया जाता है। अब यहाँ देखिए नाना जी फल खरीद कर एक काम किए हैं और फिर घर आए, दूसरा काम किए। एक काम समाप्त करके दूसरा काम करता है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो नाना जी फल खरीद लिए, खरीदने का काम समाप्त करने के बाद वो घर आए, दूसरा काम किए, तो ये उत्तर नंबर बी सही होगा आपका, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया। और इसको समझ लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जब कोई कर्ता जो है किसी से काम करवाने के लिए प्रेरित करता है, कहता है। जैसे प्रधानाचार्य अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे से काम करवाता है, तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया गा, गी, गे, है, हूँ, हो, था, थी, थे, इस प्रकार जो होता है वो सहायक क्रिया होती है। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर नंबर दूसरा सही होगा। इसमें देखिए भविष्य काल के भेदों का उचित विकल्प देखिए। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पहला जो है समान भविष्य काल होता है, दूसरा संभाव भविष्य काल होता है, तीसरा हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। तो देखिए इसमें जो 2 मिल रहा है सी में, समान भविष्य काल और संभाव भविष्य काल। ये हेतु हेतु मद भविष्य काल नहीं है, तीसरा नहीं दे रहा है इसमें, तो इसलिए उत्तर नंबर हमारा 3 सही होगा। क्योंकि सामान्य काल और पूर्व भविष्य काल नहीं होता है, ये विभाजन गलत है। आसन्न भविष्य काल ये भी गलत है विभाजन। संदिग्ध भविष्य काल ये भी जो है विभाजन गलत है। तीसरा उत्तर हमारा सही होगा। इसमें 2 काल का विभाजन दिया हुआ, भविष्य काल का 2 ही दिया है क्योंकि 3 भाग में बांटा गया है। तीसरा हम आपको बता ही रहे हैं कि
तीसरा प्रकार जो है हेतु हेतु मद भविष्य होता है। और हेतु हेतु मद में मान लीजिए कहा जाता है कि छात्रवृत्ति मिले तो सुशील पढ़ाई करे। मतलब एक कार्य जो है कोई होगा तो दूसरा कार्य उस पर निर्भर है, एक कार्य होने पर ही। और इसमें सामान्य भविष्य काल में क्या उदाहरण में समझ सकते हैं आप? सामान्य भविष्य काल में जैसे सुशील पढ़ेगा, सुशील पढ़ेगा। और संभाव्य भविष्य काल में संभव है कि सुशील पढ़े, संभावना व्यक्त की जाए। और हेतु हेतु का उदाहरण हम बताए ही है कि सुशील को छात्रवृत्ति मिले तो वह पढ़ाई करे। मतलब कि मतलब एक कार्य पे एक क्रिया पे दूसरा कार्य निर्भर रहता है। छात्रवृत्ति मिलेगी तभी वह पढ़ाई कर पाएगा, उसी को हेतु हेतु मद भविष्य कहते हैं। उत्तर नंबर सी सही है आपका। अब आगे देखिए, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। पदबंध, इसमें पदबंध हमको बताना है कि पदबंध कौन सा है। तो पदबंध जो है 5 प्रकार के होते हैं, जो 4 प्रकार के आपके सामने हैं। सर्वनामिक पदबंध क्या होता है? सर्वनामिक पदबंध वह, तुम, ये, इस तरह का होता है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। और संज्ञा पदनाम किसको कहते हैं? पदबंध किसको कहते हैं? जिसमें संज्ञा का प्रयोग हो। और क्रिया विशेषण पदबंध किसको कहते हैं? जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए, ऐसे पदबंध। जैसे धीरे धीरे, थक कर, तेज तेज, तो इस प्रकार क्रिया पदबंध। और विशेषण पदबंध किसको कहते हैं? जिसमें विशेषता बताई जाए, किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए। अब आप देखिए, इसमें देखिए जो प्रश्न पूछा गया है, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। यहाँ सुशीला की विशेषता बताई जा रही है इस पदबंध में, तो विशेषण पदबंध होगा। उत्तर नंबर 4 आपका सही होगा इसमें। अब इसमें आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद बताना है आपको। थोड़ा दूध हमारे लिए लेते आना। थोड़ा दूध हमारे लिए लेते आना, तो विशेषण का भेद बताना है हमको। तो विशेषण का जो भेद होता है, जो वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा परिमाणवाचक। तो परिमाण का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, मात्रा। ये दूध को मात्रा में नापा जाता है, क्वांटिटी में, मात्रा में नापा जाता है। तो ये परिमाण हुआ, जिसकी मात्रा को, क्वांटिटी को, किसी को मात्रा को नापा जाता है, परिमाण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 में अनिश्चित वाचक दिया हुआ है। तो कुछ का मतलब निश्चित नहीं है उसका कि दूध कितना लेके आना है, इसलिए यह अनिश्चित वाचक विशेषण है। उत्तर नंबर 4 आपका सही होगा। अब देखिए, रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प चुनिए। रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प, तो इसमें कारक का भेद निकालना है।
तो देखिए संबंध कारक क्या होता है। संबंध कारक में जो है किसी के साथ दूसरे का संबंध दिखाया जाता है, का, की, के, रा, री, रे के माध्यम से। जैसे राम दशरथ के पुत्र हैं, राम का संबंध दशरथ से दिखाया जाए तो वहाँ संबंधवाचक कारक। तो ऐसा इस प्रश्न में कुछ है नहीं। मैं राधा को पुस्तक दी, मैंने राधा को पुस्तक दी, ऐसा कुछ है नहीं। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में पै पर ऐसे होता है उसमें। जैसे छात्र विद्यालय में है तो में है तो ये अधिकरण है। अब कर्म में क्या होता है, कर्म में कोई कार्य किया जाता है। जैसे आदित्य स्कूल जाता है तो आदित्य स्कूल जाने का काम कर रहा है। संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में कोई वस्तु दी जाती है। मैंने राधा को पुस्तक दी, राधा को पुस्तक देने का कार्य हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार उत्तर 4 सही होगा। पुस्तक दी जा रही है, मैंने राधा को पुस्तक दी, तो संप्रदान कारक यहाँ है। संप्रदान कारक में देने का कार्य किया जाता है। अब आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में सेठ का स्त्रीलिंग, तो सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी होगा। अब देखिए निम्नलिखित में ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो लाजवाब में जो है ला उपसर्ग है, लापता में ला उपसर्ग है, लाइजाज में ला उपसर्ग है, लाटरी में नहीं है, इसलिए उत्तर नंबर हमारा 1 सही होगा। अब यहाँ देखिए समास का विग्रह करना है। ऋण से युक्त, तो ऋण से युक्त आपका होगा तत्पुरुष समास। तो पहले का उत्तर 4 आपका पहले ही मिल गया, ऑप्शन ए सही है। और मुख्य है जो अतिथि, अतिथि मुख्य है मंत्री, मुख्य है मंत्री। मंत्री की विशेषता बताई जा रही है कि वो स्पेशल है, मुख्य है। जहाँ विशेषता बताने वाला कार्य होता है वहाँ जो है कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ कर्मधारय समास। समय के अनुसार, समय के अनुसार तो ये हो जाएगा अव्यय भाव समास। तो समय के अनुसार सीका और सीता और राम, ये द्वंद्व समास। तो पहले का ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, सी का ये नहीं होगा, उत्तर 4 होगा हमारा सही। पहले का 4 और दूसरे बी का 3, सी का दूसरा, देखिए सी का दूसरा अव्यय भाव समास, और डी का जो है ये ऑप्शन 1 होगा द्वंद्व समास। डी का द्वंद्व समास होता है, और शब्द जहाँ आता है वहाँ द्वंद्व समास। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। अब आगे देखिए, इसीलिए पूरे विकल्पों को देखकर ही हमको उत्तर पर निशान लगाना चाहिए। ऐसी गलती हो जाती है कभी, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि पूरे विकल्पों को और पूरे प्रश्न को पढ़ना चाहिए, अधूरा प्रश्न नहीं। मोटापा बुढ़ापा, इसमें प्रत्यय है, तो मोटापा में पा प्रत्यय है, बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। निम्नलिखित में सही वर्तनी का वाला शब्द है। तो प्राप्ति आपका लिखा जाएगा प्रा अधप और तप छोटी की मात्रा, प्राप्ति इस प्रकार लिखा जाएगा। और कार्यक्रम जो होगा आपका कार्यक्रम ऐसे लिखा जाएगा। और गृहस्थ जो है, गृहस्थ भी गलत लिखा गया है, गृहस्थ ऐसे लिखा जाएगा गृहस्थ। तो ये तीनों गलत है।
पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चौथा निरस्ता सही है। निरस्ता आपका सही है, यही शुद्ध वर्तनीय निरस्ता। अब आगे इसमें देखिए, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो स्थान देखने योग्य है मतलब दर्शनीय है, ये होगा उत्तर नंबर 1 सही आपका, दर्शनीय होगा। अब आगे देखिए, मेरे को अपने मामा के घर जाना है, शुद्ध वाक्य बनाना है आपको। तो मुझे अपने मामा के घर जाना है, मुझे अपने मामा के घर जाना है, अभी छोड़े रखिए इसको। मेरे को अपने मामा के घर जाना है तो दूसरा गलत। मुझे अपने मामा के घर जानी है तो तीसरा भी गलत। मुझे अपने मामा के घर जानी है तो ये चौथा भी गलत। तो इस प्रकार उत्तर नंबर ए आपका सही होगा। अब देखिए, इसमें संधि मिलाना है आपको। संधि मिलाना है तो कौन सी संधि होगी ये आपको देखना है इसमें। तो कविंद्र, कवि में ई है और दूसरे में ई है, या दीर्घ स्वर संधि है, और तो हो जाएगा कविश्वर। ए का तीसरा ये, और कविंद्र, ये कवि धन इंद्र तो कविंद्र, ये भी दीर्घ संधि है। ये देखिए इसका ये है। और वेदांत, वेद धन अंत वेदांत, ये उत्तर नंबर 4, ये चौथा में मिलेगा। ये भी दीर्घ संधि है। और शिवालय, ये भी दीर्घ संधि है। तो डी का ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसमें सभी दीर्घ संधियां हैं। अब आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद है। तो अर्थालंकार के भेद जो हैं, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ये भेद हैं। श्लेष, अनुप्रास और यमक, ये उत्प्रेक्षा जो है अर्थालंकार का भेद है। इसलिए उत्तर नंबर हमारा सी सही होगा, यही अर्थालंकार का भेद है। और शब्दालंकार के भेद आपके जो है ये श्लेष, अनुप्रास और यमक हैं, ये शब्दालंकार के भेद हैं। अर्थालंकार का उत्प्रेक्षा है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित युगों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरा, क्रोध को कौन कौन सा मुहावरा दर्शाता है। तो लाल पीला होने का मतलब जो है क्रोध होता है। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना का मतलब नहीं होता है, ये नहीं होता है बी। खून खोलना, इसका मतलब भी क्रोध होना है, क्रोधित होना है। आग बबूला होना, इसका मतलब भी क्रोधित होना है। दांत पीसना, इसका भी मतलब क्रोधित होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सी डी ई। तो ए सी डी ई ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी सही होगा हमारा। अब आगे देखिए, आगे बस इस परीक्षा में इतना ही पूछा गया है, और आशा करते हैं कि आप अपने प्रश्नों को देखकर अपने को चेक करेंगे कि हमारे हिंदी के कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और आप सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरी शुभकामना कि आप सभी जो है अच्छे अपना इस कंपटीशन में प्रदर्शन करें और सफल हों। धन्यवाद।